एक बार सभी का आपका स्वागत है। और आज इस क्लास में जो हमारा चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसकी आपने बनाने की विधि कर चुके हो, उसकी समावेशता कर चुके हो, उसमें आईपीएसी नेम कर चुके हो, और आज आप इसमें इसके जो गुण हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हो भौतिक गुण। भौतिक गुण आपके उनकी जो स्टेट होती है, कंडीशन होती है, वो हमें बताते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण वे होते हैं कि ये यदि किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने आप के साथ उस कंपाउंड के भी अस्तित्व को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वो रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण आपने पढ़े हैं, एक भौतिक अवस्था होती है, एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था में उसका भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो उसकी मूल अवस्था होती है ना, जो अपनी पहचानिक होते हैं वो किसमें, भौतिक अवस्था में, लेकिन रासायनिक अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं, अपने गुणधर्म खो देते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, इनकी कौन कौन से भौतिक परिवर्तन, मैंने आपके 5 मेन इसके भौतिक परिवर्तन लिखे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो एल्किल हैलाइड हैं, नंबर 1 जो लिखा हुआ है, नंबर 1 जो एल्किल हैलाइड हैं, कौन कौन से, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैस। कमरे का ताप, जिस कमरे में आप बैठे हुए, कमरे का ताप आपका कहलाता है। और इस कमरे के ताप पर ये आपके गैस हैं। बाकी C18 तक, जिसमें कार्बन संख्या, इन्हें छोड़कर जिनमें कार्बन की संख्या 18 तक होगी, जैसे कि आपने मान लो ये ले लिया C12H25Cl, तो बोलिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 12। तो वो आपके सभी क्या होंगे, द्रव होंगे, जिसमें कार्बन की, इनको छोड़कर जिसमें कार्बन की संख्या 18 तक होगी वो सब द्रव होंगे। और 18 से ऊपर आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो जिसमें कार्बन की संख्या 18 से ज्यादा होगी, वो सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि हमने क्या देखा, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे, अनुभार बढ़ता जाएगा, और अनुभार बढ़ने से वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं, वो ठोस अवस्था की तरफ जाते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर समान एल्किल समूह है, एल्किल समूह कैसे हैं आपके समान, और समान एल्किल समूह होने पर हैलोजन का अनुभार बढ़ने से आपका जो है क्वथनांक बढ़ता है। अगर एल्किल समूह समान है, आप जानते हो जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हो हैलोजन में, तो सबसे ऊपर आता है Cl, फिर क्या आता है बोलो, पहले सबसे पहले तो Fe आता है, उसके बाद Cl, Br, I आपका आता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो अनुभार बढ़ता जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा अनुभार किसका होता है, किसका होता है, आयोडीन। जैसे जैसे अवस्थानी में आप नीचे आते हो अनुभार बढ़ता जाता है। और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, एल्किल समूह समान होगा। जैसे कि हम कोई लेते हैं, ये आपका एक एल्किल समूह है, CH3 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 CH3, ये एल्किल समूह समान है, CH3 CH3 CH3। अब यहां पे लिखा हुआ है जैसे जैसे हैलोजन का अनुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ता जाता है। अब बोलिए इसमें सबसे ज्यादा अनुभार किसका होता है, I का। तो जैसे जैसे आप मान लो ये आपका है Cl, ये Br और ये I, तो इसमें एल्किल समूह समान है
परंतु आयोडीन का अनुभार ज्यादा है, और जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा। तो बोलिए सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? इसका, उससे कम इसका। तो इस प्रकार अनुभार बढ़ने के साथ साथ कब कंडीशन होगी? जब एल्किल समूह समान हो, जैसे यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, एल्किल समूह समान हो, और जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा आपका जो है क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक किसे कहते हैं पता है? क्वथनांक होता है जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का अनुभार बढ़ता है आपका जो है क्वथनांक भी बढ़ता है। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमने एक लिखा है यहाँ पे एल्किल समूह C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I। तो देखिए एल्किल समूह समान है, तो रूल क्या कहता है? कभी कभी पेपर में ये दे दी जाती है और कहता है इन्हें क्रम में लिखिए, अनुभार के बढ़ते क्रम में या अनुभार के घटते क्रम में लिखिए। तो उस कंडीशन में आपको याद होना चाहिए कि अगर एल्किल समूह समान दिखाई दें तो जैसे जैसे आप आई की तरफ चलते हो अनुभार बढ़ता है तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये आपका सेकंड रूल है। इसके बाद थर्ड रूल पाइए। अब ये रूल इसका उल्टा है। अब समान हैलोजन होंगे, जैसे कि समान हैलोजन लिया हमने Cl Cl Cl, क्या कहता है? अगर हैलोजन समान है तो एल्किल समूह का अनुभार बढ़ने से क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। एल्किल मतलब आपने पढ़ा है CH3 C2H5 C3H7, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, अनुभार बढ़ता जाएगा, और अनुभार बढ़ता जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता है। समान जो आपके हैलोजन है वो समान है। अब यहां पे हमने लगा दिया CH3 C2H5 C3H7। तो आपने क्या देखा है? जो आपके एल्किल समूह है डिफरेंट है, अलग अलग है, परंतु सभी में हैलोजन कैसे हैं? समान है। तो जैसे जैसे बोलिए CH3 C2H5 C3H7 अनुभार बढ़ता जाएगा तो एल्किल समूह का, तो आपका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सभी एल्किल हैलाइड जल में एवले होते हैं, जल में घुलते नहीं है। सभी एल्किल हैलाइड जल में एवले होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक को, कार्बनिक विलायक को जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है ना, एसीटोन है, ये आपके कार्बनिक विलायक हैं, तो कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं, विलय हैं। ठीक है, जल में विलय होते हैं। नंबर 5, अगर ये परीक्षण है आपका, जैसा बोलते हैं बैलेस्टिन परीक्षण, अगर आपको देखना है तो ये सभी कॉपर तार लेते हो आप, और कॉपर तार को गर्म कीजिए, और जब उसमें से ज्वाला निकलती है ना, कॉपर तार के साथ, कॉपर तार को इसमें भिगो, किसमें? इस एल्किल हैलाइड में, और उसे देखोगे तो उसकी ज्वाला कैसे रंग की होगी? हरी या नीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं ये कॉपर तार के साथ, जिससे कि हमें पता लगती है कि ये क्या है, ये पहचान कराते हैं किसकी? एल्किल हैलाइड की। इसलिए इस परीक्षण को कहा जाता है बैलेस्टिन परीक्षण। तो ये आपके इसके मैंने आपके 5 भौतिक गुण लिखे हैं, इन्हें आप नोट्स कीजिए। अब आते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुण होते हैं, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, तो आपने देखा है, अभी मैंने आपको बताया है, हम अनुभार बढ़ने से
चाहे वो एल्किल का अनुभार बढ़ रहा हो या आपका हैलोजन का अनुभार बढ़ता है, तो बढ़ता ही है। अब इनकी सक्रियता क्या होगी, इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, उसमें नंबर 1 सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये एल्किल और हैलोजन के बीच आपका बॉन्डिंग होती है। और और आपने पढ़ा है ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध पढ़े हैं। ये कौन सा बंध है बताइए, आपको पता होना चाहिए। 11th में आपने पढ़ा है ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध किसे कहते हैं, पता है किसी को? नहीं पता, पता होना जरूरी है। आ जाता है अगर भाई कहीं पूछ सकता है ध्रुवीय बंध क्या होता है, ध्रुवीय बंध आप ये बताइए। ये तो आपका एल्किल समूह है और ये आपका क्या है, हैलोजन समूह है। दोनों अलग अलग हैं और जब अलग अलग होते हैं ना तो उन्हीं के बीच जो बंध बनता होता है उसे कहते हैं ध्रुवीय बंध। और एक जैसे के बीच अगर बनता है, जैसे Cl के और Cl के बीच बंध, तो दोनों समान है और समान के बीच हमारा कौन सा बंध बनता है, अध्रुवीय बंध। आई बात समझ में? तो यहां पे जो बंध हैलोजन का आता है बन के, अगर आप देखते हो इसके स्ट्रक्चर बनाते हो, कोई भी मान लो CH3 लिया आपने, CH3 CH3 CH3, तो जो हैलोजन है वो किसके साथ होता है बॉन्डिंग में, कार्बन के साथ। किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। यानी कि आप देखते हो ये जो बॉन्ड बनता है ये कार्बन और हैलोजन के मध्य बनता है, इसलिए ये ध्रुवीय बंध है। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न अलग अलग डिफरेंट अगर परमाणु हैं तो उनके बीच बनता है ध्रुवीय बंध, याद रहेगी अब। और समान अगर हैं, समान आपके हैं, ये समान है तो इनके बीच क्या बनेगा बोलो, अध्रुवीय बंध बनता है। अब ध्यान रखना, और ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए इनके बीच कौन सा बंध बनेगा बोलिए, ध्रुवीय बंध। अगर अब आपसे कोई ध्रुवीय या अध्रुवीय बंध के बारे में पूछता है तो बता दोगे? समान परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को, सहसंयोजक बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले सहसंयोजक बंध को क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है। तो अब आपने देखा कि एल्किल हैलाइड में कार्बन, ये पॉइंट लिखता हूं मैं कि कार्बन हैलोजन बंध जो कि क्या है आपका ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध, कार्बन हैलोजन ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध है ये, इसलिए इसके जो है ध्रुवीय बंध होने के कारण इसकी क्रियाशीलता एल्केन से अधिक होगी, की क्रियाशीलता एल्केन से अधिक होती है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्केन से अधिक क्यों होती है, तो आपको क्या कहना है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच ध्रुवीय बंध होता है और उस ध्रुवीय बंध के कारण ही इसकी क्रियाशीलता क्या है, एल्केन से अधिक होती है। ध्यान देगी बात, ये कारण की क्रियाशीलता एल्केन से अधिक होगी। और दूसरी बात, अब आपकी इनकी क्रियाशीलता सक्रियता का क्रम क्या है। अब इनकी अगर आप सक्रियता का क्रम देखते हो, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम, ये रासायनिक गुण के लिए पॉइंट आप पे सभी जरूरी हैं। इनकी क्रियाशीलता सक्रियता का क्रम क्या होगा, ध्यान रखना। अगर एल्किल समूह समान है, क्या है एल्किल समूह समान, जैसे कि नंबर 1 ध्यान रखना, आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, बोलिए क्या है, एल्किल सभी समूह सभी में समान है, तो इनकी क्रियाशीलता सक्रियता का क्रम ये होगा। एल्किल समूह समान होने पर, एल्किल समूह
समान होने पर सक्रियता का क्रम, ये होगा भाई। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है, बोलो RI। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रियाशीलता सक्रियता है वो किसकी है, RI की। अगर बात आती है समान एल्किल समूह की, और अगर समान एल्किल की समूह की बात आती है, यदि बात किसकी आती है, समान एल्केन, वो सॉरी हैलोजन, अगर हैलोजन समान है तो समान हैलोजन के लिए सक्रियता का क्रम क्या होगा। अगर आपके हैलोजन समान है, सभी में ClF आ रही है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, बोलिए टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सभी में होते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, पता है सभी को। तो उस कंडीशन में अगर आपके हैलोजन समान है तो सबसे ज्यादा सक्रियता जो होती है वो आपकी 3 डिग्री की होगी, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम किसकी होगी, 1 डिग्री, जिसे हम सकते हैं टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये सक्रियता का क्रम होगा। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, 3rd डिग्री। ध्यान रखना, यदि हैलोजन समान है तो ये इसकी सक्रियता का क्रम होता है समान एल्किल या समान हैलोजन के लिए। ध्यान रहेगी, ये चीज पूछी जाती है एक एक नंबर में, बोर्ड में याद रहेगी। ठीक है, एक बार घर पे जाकर केवल आपको पढ़ना है। अब बात आती है इनकी जो क्रियाशीलता है, ये किस प्रकार क्रियाशील करते हैं, ये कौन कौन सी अभिक्रिया किसके साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये 4 अभिक्रिया शो करते हैं। ये नोट्स करना है किसी को, बच्चों को नोट्स कीजिए पहले। अब आती है जो एल्किल हैलाइड है, इन एल्किल हैलाइडों का रासायनिक अभिक्रिया 4 भागों में बांटी है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपके एल्किल हैलाइड है, इन एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं को हमने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भागों में हमने बांटा है, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, और सबसे इंपोर्टेंट है पहला, फर्स्ट, ठीक है, और 3rd। तो पहला है, हम दिखा देते हैं, देखो पहले को लेते हैं धातुओं से क्रिया। क्या है, धातुओं से क्रिया, ये इंपोर्टेंट है आपका। दूसरा है क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, वेरी इंपोर्टेंट है, लिखाऊंगा मैं, अलग से पढ़ाऊंगा, एक दिन ये चलेगी। दूसरी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपकी दूसरी अभिक्रिया है, जिसे हम SN अभिक्रिया भी कहते हैं। पढ़ी होगी आपने, आती है बोर्ड में, आई भी दिखे हैं बोर्ड में कि SN1 और SN2, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। बता देता हूं मैं आपको, ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक SN1 होती है और एक SN2 अभिक्रिया होती है। ये 2 अभिक्रिया होती है, मैं आपको कराऊंगा इन्हें कि SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया है आपकी, जो तीसरी अभिक्रिया है वो है अपचयन, और लास्ट है बीटा निराकरण, बीटा निराकरण अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं किसकी, एल्किल हैलाइड। ध्यान रहेगी बात, 4 अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड शो करता है। धातुओं से क्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे SN कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अपचयन रिएक्शन, और बीटा निराकरण अभिक्रिया। अब सबसे पहले बात आती है धातुओं से क्रिया।
जानने की बात। तो धातुओं से क्रिया में आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। अगर धातुओं से अभिक्रिया आप देखोगे, नंबर 1, इसे हम ए ले लेते हैं। नंबर 1 धातुओं से क्रिया नंबर 1, और धातुओं से अभिक्रिया में नंबर 1 आता है। सबसे टॉप पे बैठा मिलता है। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, पोटेशियम, है ना। सबसे क्रियाशील धातु बाहर निकालते ही आग लग जाती है। मिट्टी केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम को, तो बात आती है नंबर 1 इसमें सोडियम से क्रिया, और ये नेमिंग रिएक्शन है आपकी। क्या है ये? नेमिंग रिएक्शन, जिसे कहा जाता है वोल्टेज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया। ये नेमिंग रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या होती है वोल्टेज अभिक्रिया? जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, कोई भी एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से यानी कि Na से क्रिया करती है, तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्केन प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है वोल्टेज अभिक्रिया। याद है सभी के? क्या है बता देता हूं, लिख देना। वोल्टेज अभिक्रिया कहलाते हैं। अब आती है इसका, देखिए क्या है। कोई भी एल्किल हैलाइड, यही ना यही है RX, और ये सोडियम धातु से क्रिया करती है, तो इसके दो अणु लेते हैं। ये है एल्किल हैलाइड के दो अणु, और ये अभिक्रिया होती है इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहां से क्या होता है, इसके दो अणु यूज करते हैं, और बंजिए निकल जाता है यहां से आपका। यहां से आपका Na के साथ ये बॉन्डिंग टूटती है, और Na के साथ आपका X निकल जाता है, और आपका बन जाता है 2NaX, और प्लस R के साथ रिएक्शन करता है। और आप जानते हो जब दो एल्किल अणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? बोलिए, एल्कीन बनता है। एल्कीन बनता है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3Cl 2Na और Cl और CH3 शुष्क ईथर, बोलो क्या बनेगा? 2NaCl। क्या बनता है? 2NaCl प्लस क्या बना बताइए? CH3 जुड़ेगा C2H6। क्या है बोलो ये? एल्केन। क्या बना? एल्केन। तो एल्केन बनते हैं, और ये क्रिया कहलाती है आपकी अभिक्रिया कहलाती है वोल्टेज अभिक्रिया। याद है सभी के? ये वोल्टेज अभिक्रिया है। अगर आप एल्किल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हो, दिमाग तुम में होना चाहिए, कोई भी एल्किल हैलाइड। तो +2 और देते हैं एग्जांपल, +Cl और C2H5। ये ब्रांड ले सकते हो, मान लो यहां CS3 है, यहां पे CH5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना यहां पे भी 2NaCl प्लस C4H10। C4H10 क्या बना ये? ब्यूटेन। क्या बना? ब्यूटेन। क्या जी? बहुत बढ़िया। Na की वैलेंस भी 1 होती है, Cl की 1 होती है। NaCl2 कैसे हो जाएगा? बहुत अच्छे। बीच में मेरा 3 Cl आ रहे हैं। कौन सी आ रही है? अच्छा हम 3 Cl हो गए, बहुत अच्छी बात। गलत हो गया। तो ये आपका कोई भी एल्कलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि क्रिया करता है सोडियम धातु के साथ, तो हमें बनते हैं एल्किल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरी होती है
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि पहली सोडियम धातु से क्रिया हुई, ये आपकी धातु से क्रिया है, पहले सोडियम और ये है मैग्नीशियम धातु यानी कि Mg से। ये Mg धातु से आपकी क्रिया है, तो ये जो नेमिंग रिएक्शन है इसकी क्या परिभाषा है, ध्यान से देखो यही परिभाषा है। देखिए क्या है बोलो, जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, यहां पे सोडियम धातु है, बस याद करो आप, जिंक धातु होगी ऊपर, सॉरी जिंक, जिंक, ये जिंक से होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। Zn से अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं, बनते एल्केन ही है, एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो धातु से क्रिया है आपकी, जैसे कि बस अब देख रहे हैं फ्रेंड, आपने RX लेते हो, जिंक धातु लेते हो, और यहां पर आप देखोगे यहां पर 2Na आपने लिया है, यहां पर 2Zn नहीं लोगे, बताओ क्यों, क्योंकि इसकी संख्या होती है 1, Zn की होती है 2, इसलिए आपका बनेगा ZnH2, तो 2H से 2 यूज हो चुके हैं आपके, और प्लस बनता है RRL। एग्जांपल दे सकते हैं CH3Cl प्लस Zn और CH3Cl, तो बोलो क्या बना, ZnCl2 प्लस C2H6। तो ये आपकी एल्किल हैलाइड में जिंक धातु और सोडियम धातु से क्रिया है, इसे नोट कीजिए। इसकी जो थर्ड अभिक्रिया है वो मैग्नीशियम धातु से क्रिया है, और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करती है कोई भी एल्किल हैलाइड, ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो बनता है योगात्मक अभिक्रिया RMgX, जिसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपने मानो लिया CH3Br प्लस Mg, तो बोलो क्या बना, CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जो भी इस फॉर्म में होंगे वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि भी है, ध्यान रखना। आप चाहे C2H5Br लो, MgBr या C2H5MgI या C6H5MgBr लो, ये सभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं। तो ये है आपकी एल्किल हैलाइड की धातुओं से क्रिया। ठीक है, पहली अभिक्रिया कंप्लीट, सब तैयार करो ज्यादा से ज्यादा।